नमस्कार, मैं रवीश कुमार। टोक्यो में ओलंपिक के साथ साथ भारत में भी एक और ओलंपिक चल रहा है। यह ओलंपिक है ओलंपिक को राजनीतिक रंग देने और सारी कामयाबी में एक नेता की मौजूदगी सुनिश्चित करने का। खेल भावना और देश भावना के बहाने चल रहे इस ओलंपिक को गलत और सही की नजर से ज्यादा इस बात के लिए देखना चाहिए कि कहीं इसके बहाने किसी और खिलाड़ी की प्रतिभा पीछे तो नहीं छूट जा रही है। टोक्यो ओलंपिक की कामयाबी को देश की कामयाबी के नाम पर आगे करते हुए किस तरह उससे राजनीतिक दल खुद को जोड़ रहा है, इसे देखना चाहिए। खेल को समझने के लिए काफी कुछ मिलेगा। भारत सरकार ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया, चीयर फॉर इंडिया, ताकि आप सभी इस नारे के साथ खिलाड़ियों का जोश बढ़ाते रहें। इस वेबसाइट के लिंक तक में प्रधानमंत्री का नाम है। खेल मंत्रालय का नाम हो सकता था, लेकिन cheerforindia.narendramodi.in है। इस पर जाते ही केवल प्रधानमंत्री मिलेंगे, अकेले। नीचे लिखा है शुभकामनाएं भेजें या गैलरी में जाएं। आप शुभकामनाओं पर क्लिक करते हैं, फिर आता है खेल और खिलाड़ी का कॉलम। मान लीजिए आप बैडमिंटन और पीवी सिंधु का चुनाव करते हैं और क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही एक तस्वीर आएगी, इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। अब आपसे कहा जाता है कि शुभकामनाओं के साथ भेजने के लिए 5 कथनों को चुनें, कोट्स। ये पांचों कथन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से लिए गए हैं। गनीमत है कि भेजने के वक्त आपको अपना संदेश लिखने की भी जगह दी गई है। इस तरह आप बिना प्रधानमंत्री की तस्वीर या उनके कथनों के किसी खिलाड़ी को शुभकामनाएं नहीं भेज सकते। शायद इसी वजह से चीयर फॉर इंडिया को सहारा देने के लिए एक और अभियान शुरू किया गया, बीइंग लाइक एन ओलंपियन। लेकिन इसके पहले एक और चीज होती है। 24 जून को चीयर फॉर इंडिया शुरू हुआ। एक महीने के बाद इस अभियान का हौसला बढ़ाने के लिए 22 जुलाई को बीइंग लाइक एन ओलंपियन शुरू हुआ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक शामिल होते हैं। नारे को भी नारे का सहारा चाहिए। बीइंग लाइक एन ओलंपियन के लॉन्च के समय कहा गया कि इसके तहत कई तरह के कार्यक्रम भी लॉन्च किए गए हैं ताकि बड़े स्तर पर युवाओं के व्यवहार में बदलाव लाया जा सके। दावा किया गया कि किसी भी राजनीतिक दल के युवा संगठन ने ऐसा काम नहीं किया है। इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च हुआ जहां अलग अलग गतिविधियों में युवा अपना पंजीकरण करा सकते हैं। नोट कीजिए कि ओलंपिक शुरू होने वाला है, तब यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कई ऐसे पोस्टर ट्वीट किए हैं जिसमें खिलाड़ी की तस्वीर नहीं है, योगी जी की है, मंत्री जी की है, सांसद जी की है। देश के युवाओं को चीयर फॉर इंडिया कैंपेन से जोड़ने के लिए और इसके साथ एक थीम को साथ में जोड़ने के लिए बहुत क्रिएटिव प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है। चीयर फॉर इंडिया, बी लाइक एन ओलंपियन। हम सब भली भांति जानते हैं कि हम सब लोग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके तो नहीं बन सकते, लेकिन एक और ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले भारत के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आगे आ सकते हैं। फिट इंडिया कैंपेन को और ताकत देने के लिए इसमें सहयोग कर सकते हैं। एक मेगा अभियान के भीतर कई तरह के छोटे छोटे अभियान शामिल किए गए हैं। लोगों से कहा गया कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ वीडियो बनाकर शेयर करने और 5 लोगों को ट्विटर पर टैग करने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ इंडिया को चीयर करते हुए हमारा विक्ट्री पंच वीडियो बनाएं। आगे 5 लोगों को टैग करिए। 5 लोगों को टैग करने का आइडिया उस पोस्ट कार्ड से लिया गया हो सकता है जो कोई रेलगाड़ी की सीट पर छोड़ दिया करता था, जिसमें लिखा होता था कि यह पोस्ट कार्ड 5 या 25 लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो देवी नाराज हो जाएंगी और सत्यानाश हो जाएगा। इसका नाम दिया गया #हमारा विक्ट्री पंच। हमारा विक्ट्री पंच। इस तरह से आप देख पाते हैं कि कैसे ओलंपिक को लेकर चर्चाओं का जो स्थान बन रहा है उसमें या तो बीजेपी है या प्रधानमंत्री मोदी हैं। इन खबरों पर मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मोदी का ही एकाधिकार है। हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है जिससे इस बात का आकलन हो सके कि चीयर फॉर इंडिया कितना लोकप्रिय रहा है और इसके पीछे सरकार ने कितने पैसे खर्च किए। वैसे भारत सरकार का खेल बजट बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला भी नहीं लगता है।
2020-21 के बजट में अनुमानित राशि रखी गई थी 2,826 करोड़, लेकिन संशोधित राशि 1,800 करोड़ की हो गई, 36% की कमी आ गई। घोषणा के बाद संशोधित राशि के कम होने की कई वजहें हो सकती हैं। 2014 से अब तक मोदी सरकार में 6 बार खेल मंत्री बदले हैं। सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरेन रिजिजू और अब अनुराग ठाकुर। यह जानने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि खेल की खबरों पर एकाधिकार प्रधानमंत्री का ही है। यह एकाधिकार इतना बड़ा है कि मोदी सरकार के मंत्री भी उनके सामने नजर नहीं आते। अपवाद छोड़ दें तो आपने ओलंपिक से संबंधित किस विज्ञापन में खेल मंत्री का चेहरा देखा है? बहुत कम देखा होगा। क्रिकेट विश्व कप के दौरान गोदी मीडिया ने बाकायदा इस तरह का शीर्षक लगाया और बहस की कि मोदी दिलाएंगे विश्व कप। इस पूरी प्रक्रिया को मैं खबरों का निजीकरण और एकीकरण कहता हूं। यह उस निजीकरण से अलग है जिसके तहत सरकारी कंपनी बेच दी जाती है। इस निजीकरण के तहत प्रमुख सूचनाओं पर एक नेता की छाप लगा दी जाती है, राज्यों में भी और केंद्र में भी। ओलंपिक से जुड़ी खबरों को ध्यान से नहीं भी देखेंगे तो भी खबरों या खबरों के अगल बगल प्रधानमंत्री का नाम और फोटो अखबारों, चैनलों या सोशल मीडिया में दिख ही जाएगा। प्रधानमंत्री ने बधाई दी, जीत पर ट्वीट किया और जीत के बाद खिलाड़ी से बात की, वगैरह वगैरह। ओलंपिक से जुड़ी तमाम खबरों और चर्चाओं को आप फ्लैशबैक में निकालकर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की निजी छाप वहां मौजूद है। इस तरह की होड़ में दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने लगे हैं। कहीं पदक जीतने पर करोड़ों की इनाम राशि का विज्ञापन लगा है, कहीं सरकारी भर्तियों का विज्ञापन लगा है, तो कहीं शुभकामनाओं के नाम पर पूरे शहर में विज्ञापन लगा दिए गए हैं। एकाधिकार की बड़ी धारा के नीचे कई छोटी छोटी धाराएं भी बहने लगी हैं। अच्छा होता कि इसे लेकर विज्ञापनों का यह अभियान साल भर चलता कि सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है, इसका लाभ लीजिए और 8 साल बाद होने वाले ओलंपिक की तैयारी कीजिए। टोक्यो ओलंपिक के खत्म होते ही इस तरह के विज्ञापन भी गायब हो जाएंगे। यह एकाधिकार 1 अगस्त तक बना रहा, लेकिन जैसे ही टोक्यो में पुरुष और महिला हॉकी टीम ने कामयाबी की नई कहानी लिखी, इस कहानी के पीछे का नया नायक सामने आ गया, नवीन पटनायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री के एक वीडियो ने ओलंपिक खबरों पर प्रधानमंत्री के एकाधिकार को तोड़ दिया है। 21 साल से मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी नवीन पटनायक का पूरे साल में 2 बयान भी हेडलाइन नहीं बनता होगा, वे इतना कम बोलते हैं। लेकिन हॉकी टीम की सफलता के साथ नवीन पटनायक का काम बोलने लगा है और उनके नाम की चर्चा होने लगी। यही नहीं, मैच देखते हुए उनका वीडियो भी सामने आ गया। अगर आप पिछले 7 साल के दौरान मीडिया और सोशल मीडिया से बनने वाले चर्चा स्थलों, जिसे अंग्रेजी में स्पेस कहते हैं, उसे ठीक से देख रहे हैं, तो नवीन पटनायक के वीडियो का वायरल होना ठीक उसी तरह से था जैसे सारा कैमरा उस खिलाड़ी पर लगा हो जो पदक जीतने वाला है, लेकिन बहुत पीछे से कोई दौड़ता हुआ आगे निकल जाता है और विजयी हो जाता है। कैमरे के सामने वाला खिलाड़ी कैमरे से गायब हो जाता है। रविवार से ही ट्विटर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का यह वीडियो साझा किया जा रहा है। इस वीडियो में नवीन पटनायक अपने घरेलू कपड़े में हॉकी का मैच देख रहे हैं, टीम की जीत पर तालियां बजा रहे हैं। जहां टीवी लगा है उसके अगल बगल किताबें हैं। आमतौर पर नितांत निजी जीवन जीने वाले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का यह वीडियो भी एक प्रचार रणनीति का हिस्सा है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक की उपाधि जब किसी और के लिए हमेशा के लिए रिजर्व हो चुकी है तो उसे रहने देते हैं। नवीन पटनायक टीम की जीत पर कमरे में खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं, कैमरा उन्हें फॉलो करता है। जैसे कैमरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वीडियो में फॉलो करता है। जब भारतीय दल के सामने आते ही वे खड़े होकर हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन इस तरह की गतिविधियों पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एकाधिकार कायम किया है, नवीन पटनायक का यह वीडियो उस एकाधिकार में सेंध लगा देता है और आगे निकल जाता है कुछ समय के लिए। Congratulations to the Indian hockey teams. The boys and girls have made us all proud at the Tokyo Olympics. We have seen some spectacular hockey skills by our teams. Odisha has been partnering with Hockey India
over the last few years. Our objective has been to bring back the glory of Indian hockey. Odisha has organized all the major tournaments, including the Hockey World Cup in 2018. Bhubaneswar has become the home ground for our teams. I am happy that all the efforts have started bearing fruit, and we have seen some great results in this Olympics. I think the best days of Indian hockey are ahead of us. इस तरह टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी खबरों में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किसी मुख्यमंत्री का काम बोलने लगता है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उनकी सरकार की नीति की बात होने लगती है। पता चलता है कि ओडिशा पिछले 3 साल से महिला और पुरुष हॉकी का प्रायोजक है, स्पॉन्सर है। जुलाई 2021 में हॉकी टीम की शानदार कामयाबी के पीछे की कहानी अब शुरू होती है। फरवरी 2018 से यह उसी समय का वीडियो है। इस पर्दे पर लिखा है ओडिशा इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट, मतलब ओडिशा एक ऐसा राज है जिसके बारे में देश नहीं जानता। पर्दा हटता है और महिला और पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी मंच पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम होता तो उनकी तस्वीर सबसे बड़ी होती, लेकिन इस पर्दे पर नवीन पटनायक की तस्वीर भी नहीं है, जबकि इसमें नवीन पटनायक टीम इंडिया की जर्सी और लोगो लॉन्च कर रहे हैं। इस जर्सी में कोणार्क का पहिया है और विलुप्त होते कछुए हैं। पटनायक चाहते तो जर्सी पर ही अपनी तस्वीर लगा देते, जैसे टीके के प्रमाण पत्र में प्रधानमंत्री का फोटो लगा है। जर्मनी, चीन, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका हर जगह टीका लग रहा है, लेकिन कहीं भी टीके के प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का फोटो नहीं है। यह कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था और उस समय हर जगह यह खबर छपी थी, लेकिन खबरों के एकाधिकार की बाढ़ में ऐसी हर खबर खरपतवार की तरह बहकर कहीं चली जाती है। फरवरी 2018 के इस कार्यक्रम में ओडिशा सरकार ऐलान करती है कि वह अगले 5 साल के लिए हॉकी टीम का प्रायोजक बनेगी। इस बात का डिटेल हमारे पास नहीं है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल हॉकी की टीम का स्पॉन्सर क्यों नहीं किया, एक राज्य सरकार ने क्यों किया। नवीन पटनायक कहते हैं कि हॉकी ओडिशा के लिए जीवन शैली है, वे ऑफ लाइफ है। Hockey in Odisha is more than a sport. It's a way of life, especially in our tribal regions where children learn to walk with hockey sticks. No wonder Odisha has produced India's finest hockey talent. In a first of its kind, to honor the love that people have for our national game, Odisha takes this historic step to support and sponsor the Indian hockey teams, men and women, for the next 5 years. This is Odisha's gift to the nation. वाकई ओडिशा ने देश को तोहफा दिया है। यही वो टीम थी जो 2016 के रियो ओलंपिक से बाहर हो गई। उसके पहले 2015 में भारतीय हॉकी टीम को अच्छे प्रायोजक नहीं मिले। 2016 में टीम ने खराब प्रदर्शन किया। 2 साल बाद 2018 में ओडिशा सरकार प्रायोजक बन जाती है। ओडिशा का प्रायोजक बनना कॉरपोरेट के प्रायोजक बनने जैसा नहीं था कि अपने उत्पाद का ब्रांड तैयार करना है। ओडिशा ने ब्रांड के लिए नहीं, खेल के लिए निवेश किया, स्टेडियम और ट्रेनिंग में पैसे लगाए। हिंदी प्रदेशों में मेजर ध्यानचंद के नाम पर राजनीति होती रहती है। भारत रत्न दिए जाने की मांग कर कई नेता हेडलाइन में हर साल छप जाते हैं, मगर इससे हॉकी का भला नहीं होता है। फरवरी 2018 में ओडिशा में हॉकी का विश्व कप आयोजित हुआ। उस समय इसके प्रचार के लिए ओडिशा सरकार एक वीडियो बनाती है। 43 सेकंड के इस वीडियो में नवीन पटनायक बहुत कम समय के लिए है। इसका एक बड़ा हिस्सा भी है जिसमें थोड़ी देर के लिए हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से ऐसे विज्ञापनों में प्रधानमंत्री मोदी होते हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि कोई राज्य सरकार खेल को बढ़ावा देने आगे आती है। 2018 में हॉकी विश्व कप के आयोजन में इतनी तारीफ हुई कि 2023 के लिए भी ओडिशा को मौका मिल गया।
यह पहली बार होगा जब किसी राज्य में लगातार दूसरी बार विश्व कप होने जा रहा है। ये हमारी स्पोर्ट है, ये हमारी हॉकी है। यहाँ उड़ीसा में इस देश को सबसे अच्छे, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन देने का मौका मिला है। ये पहला स्टेट है जिसने नेशनल टीम, हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया है। ओडिशा एक गरीब राज्य है, हर साल आपदा की चपेट में आता है। आपदा से निपटने में भी ओडिशा ने जो ढांचा विकसित किया है वो काबिले तारीफ है, अपने स्तर पर ही संभाल लेता है। उसी तरह की आत्मनिर्भरता खेल के मामले में हासिल करने की कोशिश दिखाई पड़ रही है। राउरकेला में 112 करोड़ की लागत से बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम अगले साल जुलाई तक तैयार हो जाएगा। इस स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। यहां 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसी के साथ भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम बन चुका है, जो दुनिया में हॉकी के लिए शानदार स्टेडियम माना जाता है। हॉकी को लेकर ओडिशा की प्रतिबद्धता इस बात से भी समझी जा सकती है कि विश्व कप से पहले यहां कई अंतर्राष्ट्रीय मैच हो चुके हैं। हॉकी के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए गए हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में न्यूजीलैंड, स्पेन, अर्जेंटीना, जापान और ब्रिटेन को हराया है। सेमीफाइनल में बेल्जियम से मुकाबला होगा। महिला हॉकी टीम दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल पहुंची है। अर्जेंटीना के साथ सेमीफाइनल मुकाबला है। ओडिशा का सुंदरगढ़ हॉकी के लिए जाना जाता है। यहां के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा चुके हैं। राज्य सरकार सिर्फ इस एक जिले में 17 सिंथेटिक हॉकी टर्फ बनवा रही है। इसे सुंदरगढ़ के 17 ब्लॉक में बनाया जा रहा है। एक हॉकी सैंड टर्फ के लिए लगभग 7 से 8 करोड़ रुपया खर्च होगा। खेल में इस तरह से निवेश हो रहा है। एक जिले के भीतर हर ब्लॉक में बनाने की यह योजना खिलाड़ी को सुसज्जित स्टेडियम के करीब लाने की है, ताकि गांव के खिलाड़ी नजदीक के मैदान में ही अभ्यास कर सकें। ओडिशा के सबसे ज्यादा हॉकी खिलाड़ी इसी सुंदरगढ़ से आते हैं। लास्ट 10-12 सालों से हमारा ओडिशा में जो काम हुआ है हॉकी के लिए, हॉकी प्लेयर्स के डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैं आभारी हूँ हमारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी के पास। जो उनका जो प्रतिबद्धता है हॉकी के लिए और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारा ओडिशा में ग्रास रूट डेवलपमेंट हुआ है। 314 ब्लॉक में जो मिनी स्टेडियम हुआ है, उसके वजह से स्पेसिफिकली सुंदरगढ़ में जो 17 ब्लॉक में 17 एस्ट्रोटर्फ इंस्टॉल्ड हॉकी स्टेडियम के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसके लिए सुंदरगढ़ से जो हमारा हॉकी प्लेयर्स आते हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि ओडिशा बोथ मेन स्ट्रीम एंड वुमेन्स टीम के लिए स्पॉन्सर रहा है, ऑफिशियल स्पॉन्सर रहा है। और अच्छा बात यह है कि जो प्लेयर्स अभी खेलने के लिए गए हैं, जो टीम सिलेक्टेड हुए हैं, उनमें से 2 फीमेल प्लेयर्स हैं और 2 मेल प्लेयर्स हैं जो अभी भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक बड़ी बात यह है कि अभी 2018 में जो हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में हुआ था, हम लोग सक्सेसफुली उसको ऑर्गेनाइज किए थे। और 2023 में फिर हॉकी वर्ल्ड कप, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है। भुवनेश्वर के साथ राउरकेला जुड़ने वाला है। नवीन पटनायक ने हॉकी खिलाड़ी दिलीप तिर्के को राज्यसभा का सदस्य बनाया है। दिलीप तिर्के सुंदरगढ़ के रहने वाले हैं। 400 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। तिर्के का घर देखने दूर दूर से लोग आते हैं। पिछले साल अक्टूबर में ओडिशा सरकार ने 2023 तक के लिए रग्बी इंडिया का प्रायोजक बनने का फैसला किया। इसी के साथ ओडिशा सरकार फुटबॉल की टीम का भी प्रायोजक बन गई है। एक राज्य के तौर पर खेलों में निवेश और रफ्तार की यह योजना दूसरे राज्यों को प्रभावित करनी चाहिए। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का कहना है कि राज्य में खेलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1000 करोड़ से अधिक का निवेश किया जा रहा है, जो राज्य सरकार कर रही है। पटनायक कहते हैं कि ओडिशा खेल का पावर हाउस बनने जा रहा है। Youth are the future of our state. Sports is the best way to teach good virtues and channelize the energies of youth in a positive manner. Therefore, investment in sports is investment in youth. Investment in youth is investment in the future.
we have embarked on a journey to make Odisha a sports power. 2017 से ओडिशा में खेल को लेकर एक बड़ा मोड़ आता है, जब राज्य में खेल का बजट 149 करोड़ हो जाता है। 2018 में 250 करोड़ होता है और इस साल मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगले साल 350 करोड़ कर दिया जाएगा। इस साल मार्च में यानी 2021 में ओडिशा सरकार खेलों के विकास के लिए 356 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी देती है। एक गरीब राज्य खेल को लेकर गंभीर हो जाता है और उसका नतीजा आपके सामने है। मैं स्पॉन्सर्ड का बात इस तरह ज़रा अलग तरीके से बोलना चाहूँगा कि हम सपोर्ट करते हैं हॉकी को और हॉकी को इनकरेज करते हैं, हॉकी प्लेयर्स को इनकरेज करने में यकीन रखते हैं। और जब हॉकी प्लेयर्स के सीने पे उड़ीसा दिखता है ना, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और दिल कहता है कि यस, लेट्स चीयर फॉर इंडिया एंड चीयर फॉर हॉकी। हमारे प्लेयर्स हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है। वो जीत कर आए, अच्छा परफॉर्म करे, यही दुआ करते हैं। एक अंतिम सवाल कि दोनों ने इतिहास रचा, चाहे महिला की बात करें चाहे पुरुष की बात करें। महिलाओं ने भी जिस तरह से आज ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसके बाद पुरुष ने ग्रेट ब्रिटेन को हराया। एक 40 साल के बाद पुरुष में बात करें, एक राष्ट्रीय अपने आप में क्या उम्मीद है, कैसा लग? मुझे बोलते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे याद आ जाता है जब हॉकी हमारा एशियन गेम्स जब हुआ था वहाँ पे उड़ीसा में, जब लॉन्च हुआ था वहाँ पे, उसके इनॉग्रेशन के टाइम में जब मैं खड़ा था और हॉकी की पूरी टीम आई थी वहाँ पे, जो इससे पहले जीत कर आई थी ओलंपिक्स में। सो मुझे याद आ रहा है वो दौर, वो लम्हा, वो वक्त, और ऊपर वाले से बस दिल से दुआ करता हूँ कि वो इतिहास फिर से दोहराया जाए। हिस्ट्री रिपीट्स कहते हैं। सो उम्मीद है, भरोसा है, यकीन है कि इस बार हमारे हिंदुस्तानी भाई, हमारे बहनें सब जीत कर आएंगे और गोल्ड लेकर आएंगे हिंदुस्तान। ओडिशा ने वाकई अपने लिए नहीं किया है, बल्कि हॉकी के लिए किया है। यही काम पंजाब भी कर सकता था, मध्य प्रदेश भी कर सकता था और नहीं करने वाला बिहार भी कर सकता था। ओडिशा का अनुभव बताता है कि कम समय में एक साथ निवेश हो, बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया जाए तो उसके नतीजे भी कम समय में आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए खुद को पीछे रखकर चुपचाप काम करने की जरूरत है। यह इसलिए बताया क्योंकि जब टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल कैमरे के सामने आया, पोडियम के सामने, तब सोनी टीवी ने आधे स्क्रीन पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को दिखाया, जिसे लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए। आप बैठे रहिए जहां बैठे हैं, सवाल को खड़े रहने दीजिए, ब्रेक ले लीजिए। टोक्यो ओलंपिक में पंजाब की कमलप्रीत भी नई कहानी लिखकर लौट रही हैं। पंजाब के मल्लोट की कमलप्रीत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया है। उनके पास कॉमनवेल्थ या एशियाई खेलों जैसे बड़े खेलों का अनुभव नहीं था। अपना पहला ओलंपिक खेलने के बावजूद उन्होंने क्वालिफाइंग दौर के 31 एथलीट्स में से दूसरे स्थान पर फिनिश किया और फाइनल के लिए 64 मीटर के डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मार्क को छूने वाली 2 एथलीट्स में से एक रहीं। डिस्कस इतनी दूर तक फेंकने वाली वे पहली भारतीय बनी हैं। 2012 में कृष्णा पूनिया के बाद वे दूसरी भारतीय महिला हैं जिन्होंने फाइनल में प्रवेश किया है। कमलप्रीत पर सबकी निगाह थी, उनका पदक पक्का माना जा रहा था। कमलप्रीत ने साबित भी कर दिया। मेडल न मिलने के बावजूद उन्होंने इतिहास तो रच ही दिया है, क्योंकि वे दूसरी भारतीय महिला हैं जिन्होंने डिस्कस थ्रो के फाइनल में भाग लिया। कमलप्रीत से आने वाले सालों में भारत की उम्मीदें बनी रहेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त के बाद आंशिक रूप से स्कूलों को खोलने की घोषणा की है, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी और जूनियर क्लास में पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई में काफी बड़ा बैकलॉग आ चुका है। कई इलाकों में अभिभावकों को डर है कि उनके बच्चे निरक्षरता की ओर धकेले जा रहे हैं। आलोक पांडे, प्रभात कुमार और विनीत कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। कोविड की वजह से पिछले 16 महीने यूपी के स्कूल मोटे तौर पर बंद रहे। नतीजा ये है कि दूर दराज के सरकारी स्कूलों की जूनियर क्लास के बच्चे जैसे पढ़ना लिखना भूल गए हैं। पढ़ो कुछ भी। चमन रहा है ताज अच्छा चलो अगला पन्ना पलटो।
और आगे पढ़, ये गांधी जी पे आओ, ये पढ़ दो। ये पढ़ो। क्या क्या पढ़े थे आपने? क्या, आप तो पिताजी हैं, आप तो देखते होंगे, क्या क्या सीखे थे जो भूल गए हैं आपके हिसाब से? जिस लिखना पढ़ना सीखे थे जो इस वक्त ये छुट्टी में से भूल गए हैं। भूल गए? हाँ, लिखना पढ़ना तो याद था उनका कुछ। अच्छा। पढ़ रहे थे, फॉरवर्ड हो गए थे, स्कूल जाते थे रोज। ये लड़का कभी हर्जा नहीं करता था। अच्छा। हाँ, टहल रहे हैं इधर उधर, जो पढ़े लिखे थे वो भी भूल गए। 12 साल के अमित कुमार एक मजदूर के बेटे हैं, 8 भाई बहनों में एक। हाल ही में उनको 5वीं से 6ठी में प्रमोट किया गया। वो बहराइच के अकबरपुर खुर्द गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन अपनी 5वीं की किताब से कुछ पढ़ नहीं पाए। यही हाल गणित का भी है। 9 का लिख के दिखाओ। बेटा 2 का पहाड़ा आता है? अमित की झोपड़ी के ठीक बगल में प्राइमरी स्कूल है। निशा भारती और दीक्षा गुप्ता यहाँ असिस्टेंट टीचर्स हैं। रोज स्कूल आती हैं, लेकिन कोविड की पाबंदियों की वजह से पढ़ा नहीं सकती। कहती हैं कि सरकार ने वैकल्पिक इंतजाम तो किए हैं, जैसे व्हाट्सएप पर ई पाठशाला, यूट्यूब क्लास भी है और दूरदर्शन पर ट्यूटोरियल्स भी, लेकिन इस तरह के गांव तक उनकी पहुंच नहीं है। 53 छात्रों में से बस 6 के परिवार वालों के पास स्मार्टफोन है। बस एक ही घर में टीवी है। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि यहाँ पे बच्चों के पास फ़ोन बहुत कम है। फ़ोन है भी तो उनके फ़ोन में रिचार्ज नहीं होता, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतना महंगा रिचार्ज करवा पाएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हम लोग बच्चों को सामने से पढ़ाते थे, तो हमारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आते हैं 1 to 5, जिन्हें सामने से गा के पढ़ा के कैसे भी करके उन्हें छोटा आ बताना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। उनसे बोर्ड पे लिखवाना, क्लास 1 का बच्चा अगर छोटा आ लिखने लगे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब वो बच्चे को हम लोग ऑनलाइन कंटेंट भेज रहे हैं, कभी कभी वो उनके स्तर का नहीं भी होता है, लेकिन अब हमारा काम है तो हम लोग अपना पूरा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ यही है कि बच्चों को जितना हम लोग चाहते हैं वो आ ही नहीं सकता जब तक वो बच्चे स्कूल नहीं आए। 5 किलोमीटर दूर कहारन पुरवा बदौली गांव में यही कहानी है। 12 साल की सीमा कुमारी 6ठी में तो पहुंच गई, लेकिन 4थी की किताब से पढ़ नहीं सकती। ये पढ़ दो। काया काया कंके गा गंगा गंगा या में हा ला लंतले में का कंके केसी। ये आने वाले दौर में इसका बहुत ही भयावह स्थिति हो जाएगी। ये इन बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। किस तरह से खराब होगा? जब ये पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, इनकी बुनियाद ही कमज़ोर रहेगी। आगे ABCD नहीं इनको मालूम है, छोटा बड़ा नहीं मालूम है, पढ़ा नहीं मालूम है, तो आगे ये बच्चे क्या तरक्की करेंगे। अब ये एक विषम परिस्थिति है, लेकिन उस विषम परिस्थिति को देखते हुए सरकार को इन बच्चों का फ्यूचर भी देखना चाहिए और स्कूल खोले जाएं और इनकी पढ़ाई अति आवश्यक है। यहाँ से 450 किलोमीटर दूर सोनभद्र जिले की कहानी भी अलग नहीं है। अंकुर गौड़ 5वीं में है और उनकी बहन लक्ष्मी 3री में। उनके माँ बाप छोटे किसान हैं जो स्मार्टफोन या टीवी का खर्च नहीं उठा सकते। जो बच्चे पहले किताब पढ़ लेते थे, गुणा भाग आसानी से कर लेते थे, कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में गिरावट आई। तो ये एक चैलेंज सा हो गया है हमारे लिए। तो ऑनलाइन आप लोग मोबाइल से बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, हम लोगों ने ऑनलाइन जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। ई पाठशाला के माध्यम से भी हम लोग गांव में जाते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि कम से कम टीवी पर ही देखकर वो सीखें। पर एंड्रॉयड मोबाइल की कमी की वजह से, चूँकि ये बहुत ही इंटीरियर इलाका है, यहाँ के पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड मोबाइल अवेलेबल नहीं है। 2-4 के पास है तो नेट पैक नहीं रहता है, पेरेंट्स लेकर चले जाते हैं, तो बच्चे इस तरह तो नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम गांव में भी गए
और ये बात भी जो है हमने जो है उनसे कहा कि कम से कम टीवी के माध्यम से देखें। आजकल ई पाठशाला का जो है आयोजन हो रहा है, लेकिन यहाँ लाइट की समस्या रहती है, लाइट नहीं रहती है। यूपी में करीब 2 करोड़ स्कूली बच्चे पहली से 8वीं कक्षा तक 1.5 लाख सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकार ने 15 अगस्त से ऊंची कक्षाओं को शुरू करने का ऐलान किया है, लेकिन ये साफ नहीं है कि प्राथमिक स्कूल कब खुलेंगे। जब यूपी के स्कूल्स के ये ताले खुल जाएंगे, तब यही उम्मीद हम सब करेंगे कि जो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों हैं, उनको इन क्लास में बैठने का मौका मिले और काफ़ी दिन तक ये स्कूल चल पाएँ, जिससे कि जो शिक्षा में गैप्स हुए हैं पिछले 2 साल में, वो भरे जा सकें। सोनभद्र में प्रभात कुमार, बहराइच में सलीम सिद्दीकी और कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।